हेलो एंड वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छी हेल्थ में होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक वायरल टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मंकी पॉक्स। बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में इसको लेके मिसकंसेप्शंस हैं, अफवाहें हैं, बहुत ज्यादा डर भी है कुछ लोगों के बीच में। तो उसको पूरा क्लैरिफाई करने के लिए जरूरी था, बहुत लोगों की डिमांड भी थी एक मंकी पॉक्स पे वीडियो बनाने की। आई विल बी शेयरिंग टुडे द डिटेल्स अबाउट मंकी पॉक्स। बी वेरी स्पेसिफिक। ये जो डिटेल्स है वो मैंने सीडीसी, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल यूएसए और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से सारा डेटा निकाला हुआ है। उनकी दोनों की गाइडलाइंस को मिलाकर जो इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको कंबाइन किया है और उससे जो भी डेटा निकलता है उसके बाद इसको कंपाइल करने के बाद ये आपके सामने वीडियो की तरह पेश हो रहा है। ठीक है। मंकी पॉक्स का पहला केस हमारे पास इंडिया में केरला में निकला था और उसके बाद अभी रिसेंटली गाजियाबाद में रिपोर्ट हुआ है, दिल्ली में एडमिट है। सस्पेक्टेड केस है, कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि वो मंकी पॉक्स का केस है। तो मंकी पॉक्स है क्या? ये एक वायरल डिजीज है जो कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से फैलती है। यानी कि जैसे कोरोना आपके लंग्स को इफेक्ट करता था, वैसे मंकी पॉक्स का वायरस आपकी स्किन को इफेक्ट करता है, आपके बॉडी के बाकी पार्ट्स को इफेक्ट नहीं करता। एक तरह का वायरल डिजीज है। मेडिकल वालों को ये समझ में आएगा कि ये स्मॉल पॉक्स का ही एक फैमिली का मेंबर है। जैसे हम जो नॉमेनक्लेचर करते हैं, बाइफरकेट करते हैं वायरसेस को या बैक्टीरियाज को, तो उसमें एक फैमिली बनाते हैं। तो ये स्मॉल पॉक्स फैमिली का ही एक मेंबर है। स्मॉल पॉक्स दुनिया से इरेडिकेट हो चुकी है, बट ये मंकी पॉक्स था। ऐसा नहीं है कि ये नया वायरस बन के आया है। अफ्रीकन रीजन में ये ऑलरेडी प्रिवेलिंग था, कई सारे लोगों में था, बट अभी ये इंडिया में और बाकी कंट्रीज में रिपोर्ट हुआ है, काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो मंकी पॉक्स है क्या? एक तरह का वायरल डिजीज है। बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है? स्किन को इफेक्ट करता है। पूरी बॉडी में स्किन होती है, कहीं पर भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, कैसे फैलता है? तो इसके लिए बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, कुछ कंट्रोवर्शियल डेटा भी है, बट हम सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे जो सीडीसी और WHO ने शेयर करी है। इसके फैलने का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। अगर किसी को मंकी पॉक्स है और आप अपनी स्किन को उसकी स्किन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो आपको मंकी पॉक्स होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। साथ ही जो उसके ब्लिस्टर्स निकले होते हैं, मंकी पॉक्स में कुछ छाले जैसे निकलते हैं, उसको टच करना या उसके लिक्विड को टच करने से आपको मंकी पॉक्स हो सकता है। सेकेंड थिंग, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, माउथ टू माउथ कॉन्टैक्ट या माउथ टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी आपको मंकी पॉक्स हो सकता है। सपोज आप कोई पेशेंट है जिसको मंकी पॉक्स है, उसके सिम्टम्स अभी नहीं आए हैं या सिम्टम्स आना शुरू हो गए और आप उसको किस करते हो बॉडी में कहीं पर भी, तो आपको मंकी पॉक्स होने के अच्छे खासे चांसेस हैं। रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस, अगर जैसे खांसी आने के बाद कभी कभी स्प्यूटम निकलता है उस तरह, या जब हम बात करते हैं तो छोटे छोटे से हमारे कण निकलते हैं, इनको ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, उनसे भी इसके चांसेस है। इस पर डेटा बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, कहा नहीं जा सकता कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या नहीं, बट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से हो रहा है, ये 100% कंफर्म है। प्लस किसी पेशेंट के इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट को टच करना, जैसे कि उसने खाना खाया, उसके स्टेंसिल्स को टच कर लिया आपने डायरेक्ट स्किन से, तो आपको भी मंकी पॉक्स होने के चांसेस हैं। या फिर उसके कपड़े, उसकी तौलिया, उसकी बेडशीट, उसका पिलो कवर या उसका रुमाल या उसके कपड़े या जो भी चीजें वो आपस आसपास की यूज कर रहा है जो इन्फेक्टेड हो गई हैं, उसको उसके स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से आपको मंकी पॉक्स होने के अच्छे खासे चांसेस हैं। इन चीजों को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं फोमाइट्स। फोमाइट्स वो इन्फेक्टेड मटेरियल होते हैं पेशेंट के जो उसका बैक्टीरिया, वायरस या डिजीज को कैरी करते हैं, जो दूसरे लोगों को इनडायरेक्टली इन्फेक्ट करने के चांसेस रखते हैं। थर्ड थिंग, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि WHO ने और CDC ने बताया है और वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। आई एम नॉट श्योर कि उसका डेटा आगे चल के बदल भी सकता है या हो सकता है ना बदले। न्यूज में भी ये रिपोर्ट में आया है कि मंकी पॉक्स के 90% केसेस जो है वो गे कम्युनिटीज में आ रहे हैं। मतलब मैन टू मैन सेक्सुअल एक्टिविटीज जो लोग इन्वॉल्व होते हैं या जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, उनमें मंकी पॉक्स के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं एंड दे आर प्रोन टू गेट इन्फेक्टेड बाय मंकी पॉक्स। इस पर बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन सफिशिएंट डेटा जो भी अवेलेबल है एज पर न्यूज, एज पर CDC, एज पर WHO की इस वेबसाइट पर एक वीडियो इंटरव्यू है जिसमें उसने क्लियर बताया है कि गे सेक्स यानी कि मैन टू मैन सेक्सुअल एक्टिविटीज से मंकी पॉक्स फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 90% केसेस उन्हीं कम्युनिटीज में आ रहे हैं जो गे सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, किसी इन्फेक्टेड एनिमल के स्क्रैच करने से या काटने से भी आपको मंकी पॉक्स हो सकता है, बट इसके बहुत ज्यादा केसेस नहीं है। सबसे ज्यादा केसेस सेक्सुअल एक्टिविटीज के हैं, दैट इज आल्सो मेल टू मेल। नाउ CDC हैज क्लियरली डिफाइंड कि वेजाइनल सेक्स से या वेजाइनल सेक्सुअल एक्टिविटीज से मंकी पॉक्स फैलता है या नहीं, इसका डेटा उनके पास अवेलेबल नहीं है।
फिलहाल अभी तक जितने केसेस आए हैं उसमें वेजाइनल सेक्सुअल एक्टिविटीज से ऐसा कोई डेटा नहीं है कि मंकी पॉक्स फैला हो, बट क्योंकि ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से होता है तो अवॉइड किया जाता है कि आप इन्फेक्टेड पर्सन से दूर ही रहें। नाउ मंकी पॉक्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 2 हफ्ते का, जिसे विंडो पीरियड भी कहा जाता है। मतलब आप जब वायरस के कांटेक्ट में आते हो, आपको वायरस इन्फेक्ट करता है, तो सिम्टम देने के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड या विंडो पीरियड। ये 1 से 2 हफ्ते का होता है। उसके बाद सिम्टम्स आने से लेकर पूरी तरह ठीक होने तक के बीच का जो इसका ड्यूरेशन है इस पर्टिकुलर मंकी पॉक्स डिजीज का, वो भी 1 से 2 हफ्ते का है। तो मान के चलिए पूरी एक साइकिल है लगभग 1 महीने की। आप इन्फेक्ट होंगे, 1 महीने के बाद आप ठीक हो जाएंगे। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स होता है फीवर, कोई भी डिजीज होगी आपको फीवर होगा। सेकंड थिंग, इसमें बॉडी में रैशेस पड़ना शुरू होते हैं। रैशेस की शुरुआत होती है फेस से या ओरल, मुंह के अंदर से आपके अंदर ब्लिस्टर्स पड़ना। पहले रैशेस पड़ेंगे, रैशेस के साथ आपको ब्लिस्टर्स पड़ेंगे। रैशेस कैसे होंगे? लाल लाल रंग के धब्बे होंगे, फिर वो छाले बन जाएंगे जिसके अंदर लिक्विड भर जाएगा। ये मुंह के अंदर से शुरू होता है, स्किन पर होता है और फेस पर होता है, और उसके बाद बॉडी के किसी भी पार्ट में कहीं पर भी ये फैलना शुरू हो जाएगा। आपके जेनिटल एरियाज में भी हो सकता है, एनल रीजन में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। स्किन तो सभी जगह पर है, तो कहीं पर भी हो सकता है। ये इसका पर्टिकुलर सिम्टम है जो इसे बाकी चीजों से अलग करता है। प्लस इसके जो ब्लिस्टर्स होते हैं, जो इसके रैशेस पड़ते हैं, उसमें बीच में एक काले रंग का डॉट होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लिएटेड ब्लिस्टर्स। ये इसकी एक अलग खास पहचान है। देन इसके अलावा क्या होगा? आपको फीवर आएगा, मैंने बता दिया। आपके लिम्फ नोड्स जो है वो स्वेल कर जाएंगे। स्वेलिंग लिम्फ नोड भी इसका एक अच्छा खासा सिम्टम है। हेडेक होगा, ऑब्वियसली फीवर है तो हेडेक भी होगा। मसल पेन होगा, बैक एक होगा, हेड एक होगा, और कमजोरी लगेगी, आपको थकान लगेगी। फीवर के साथ चिल्स भी आ सकते हैं। आपको एग्जॉशन फील हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है। तो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स वायरस। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि सिम्टम्स में यूजुअली ऐसा होता है कि पहले फीवर आता है, फिर रैशेस पड़ते हैं, फिर ब्लिस्टर पड़ते हैं। बट कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनको पहले रैशेस पड़े, फिर फीवर आए, फिर ब्लिस्टर पड़े। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनको सिर्फ रैशेस आए और ब्लिस्टर पड़े, ना फीवर आए, ना कमजोरी हो, ना थकान हो, कुछ भी नहीं हो। तो तीनों में से कोई भी एक सिनेरियो बन सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यह फैलता कब है? जब इसका इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाता है, जब आपकी बॉडी में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, तब से ये फैलना शुरू हो जाता है। मतलब अगर किसी को रैशेस आना शुरू हो गए हैं, फीवर आना शुरू हो गया है, तब से वो दूसरे लोगों को ये वायरस दे सकता है। वो एक पोटेंशियल कैरियर बन चुका है। अब वो ये वायरस को स्प्रेड कर सकता है। और कब तक करेगा? जब तक वो रैशेस पूरे सूख नहीं जाएंगे और उसके बाद स्किन पर एक नई लेयर नहीं जम जाएगी, तब तक ये वायरस सर्कुलेट हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वो आइसोलेशन पीरियड कितना होगा, तो इसका आइसोलेशन पीरियड है रैशेस या सिम्टम्स आने से लेकर पूरी तरह से रैशेस सूख जाने तक, और उसके बाद जब उसमें स्किन की लेयर सिंगल बन जाए, उसके बाद आपको उसका आइसोलेशन पीरियड खत्म करना है, उससे पहले खत्म नहीं करना। So these are some symptoms and transfer mode of this virus. Now we will talk about the capacity of this virus कि ये कितना ज्यादा हानिकारक है। तो 99% केसेस में ये देखा गया है कि इसमें इसके पेशेंट को कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो अपना इंक्यूबेशन पीरियड जो 2 से 4 1 से 2 हफ्ते का है, टोटल पीरियड जो है वो कंप्लीट करने के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। उसमें कोई बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कुछ लोगों के लिए रिस्क फैक्टर है, वो लोग जिनको पहले से स्किन डिजीज है किसी तरह की, या जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनको HIV वगैरह है, जिनके अंदर इम्यूनिटी थोड़ी कम है, उन लोगों के लिए थोड़ा रिस्क फैक्टर बनता है। एक चीज और भी नोटिस की गई है कि ये डिजीज आपको मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ नहीं ले जाती। जैसे कोरोना था, वो आपको धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ ले जाता था और आपकी डेथ भी हो जाती थी। इसमें ऐसा नहीं है। ये स्किन डिजीज है और एक फिक्स टाइम के लिए है। एक बार टाइम ड्यूरेशन निकल गया, फिर वो अपने आप ठीक हो जाएगी। बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बाकी डिजीज की तरह ये भी आपको लाइफ टाइम इम्यूनिटी देकर जाएगा या नहीं। अब ये जब निकल जाएगा किसी पेशेंट के ऊपर से, तब उसके बाद देखा जाएगा कि उसको इम्यूनिटी इस चीज की डेवलप हो रही है कि नहीं। जैसे चिकन पॉक्स, एक बार किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो रेयरली कभी दोबारा होगा उसके, वरना नहीं होगा। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिल जाती है बॉडी को, तो ये डिजीज से प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस केसेस में अभी धीरे धीरे डेटा हमारे पास अवेलेबल हो रहा है। जब अवेलेबल हो जाएगा तब हमें पता लगेगा कि ये डिजीज जब जाती है बॉडी से, तो आपको इम्यूनिटी देकर जा रही है या नहीं, या अगर इम्यूनिटी दे जा रही है तो कितने सालों तक के लिए, क्या लाइफ टाइम रहेगी या कुछ सालों बाद वो डिक्लाइन हो जाएगी, वो चीज देखना पड़ेगा। उसका डेटा फिलहाल अवेलेबल नहीं है।
बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ना तो अवेलेबल है और ना ही रिकमेंडेड है। आपको सिर्फ सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट देना है। अगर पेशेंट को फीवर है तो फीवर की मेडिसिन दे दो, बॉडी पेन है तो उसकी मेडिसिन दे दो कोई और सिम्टम आ रहे हैं तो उसकी मेडिसिन दे दो। इसमें आपको डाइट का बस अच्छा ध्यान रखना है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है। और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इस पर्टिकुलर डिजीज का अवेलेबल नहीं है, रेकमेंडेड भी नहीं है। कुछ पेशेंट जिनको कुछ सीरियस कंडीशंस आ रही हैं उनको एंटीवायरल ड्रग्स दिए जा सकते हैं, बट एंटीवायरल ड्रग्स के साथ कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। उन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही उन ड्रग्स को प्रिस्क्राइब किया जाएगा, वो डॉक्टर का काम है। आप सिर्फ इतना समझिए कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम सीरियसली महसूस हो रही है तब आप हॉस्पिटल जाकर एडमिट हो सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं सीरियस हो रही है, आप सिर्फ डॉक्टर को दिखाइए, कंसल्टेशन लीजिए, होम आइसोलेशन कीजिए। जरूरत नहीं है कि आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो, आप होम आइसोलेशन पे भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे चिकन पॉक्स में होता है। आपको इन्फेक्शन कंट्रोल का फिर प्रोसीजर फॉलो करना है, आपको डाइट का प्रोसीजर फॉलो करना है और आपको और प्रॉब्लम होने से बचना है, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है इसमें। एक चीज और है, क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या मदर के बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने से ये वायरस फैल सकता है? डेटा अवेलेबल नहीं है, सस्पेक्टेड ये है कि यस, मदर फीड कराने से बेबी को मंकी पॉक्स का वायरस ट्रांसफर हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है, बट एज वी से कि हर कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग तो कंटिन्यू करानी ही है। आप ये कर सकते हो कि बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट ना हो, आप मिल्क निकाल कर उसको अलग से पिला सकते हो। तो डेटा अवेलेबल नहीं है, कांट बी सेट कि हाँ ट्रांसफर होगा ही होगा या नहीं होगा, इट कांट बी सेट, बट ये ज्यादातर चांसेस ये है जैसा कि बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये ट्रांसफर हो सकता है। सेकेंड थिंग, प्रेग्नेंट वुमेन को अगर मंकी पॉक्स होता है तो बेबी जो डिलीवर होगा उसको मंकी पॉक्स होगा या नहीं होगा, या उसके अंदर इम्यूनिटी आएगी या नहीं आएगी, डेटा अवेलेबल नहीं है, कांट बी सेट। अगर डेटा अवेलेबल होगा तो ही मैं बता पाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं बता पाऊंगा। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो एक चीज का बड़ा खास ध्यान रखना है कि जो रेट्रोवायरल ड्रग्स दिया जाएगा वो ड्रग जरूर से जरूर बहुत एहतियात के साथ दिया जाएगा, क्योंकि ये रेट्रोवायरल ड्रग्स बहुत प्रॉब्लम करते हैं बेबी की ग्रोथ में। कई बार ऐसा होता है कि वो बेबी के ग्रोथ को डिक्लाइन कर देते हैं या ग्रोथ को गलत कर देते हैं, तो इस वजह से उनमें एंटी रेट्रोवायरल ड्रग अवॉइड किया जाता है। देना ही है तो सेफ ड्रग्स जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, जो अवेलेबल होगा वही दिया जाएगा, बाकी ड्रग नहीं दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है इससे बचने के लिए? सबसे पहली चीज, स्किन टू स्किन कांटेक्ट बचाना है। अगर आपको सस्पेक्शन है किसी भी पर्सन पे कि उसको मंकी पॉक्स हो सकता है, आपको उससे स्किन टू स्किन कांटेक्ट से बचना है। बस आप उससे थोड़ी दूरी पे बैठ के बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वायरस हवा से नहीं फैलता, ये वायरस ड्रॉपलेट से भी नहीं फैलता, अभी फिलहाल जैसा पता लगा है। ये वायरस सिर्फ टच करने से ही फैलता है। तो अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट है जिसको मंकी पॉक्स है तो उससे और उसके चीजों से आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। सेकेंड थिंग, अगर आपके पार्टनर्स हैं, सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, तो उनका जरा खास ध्यान रखें। जो बाइसेक्सुअल एक्टिविटीज है उनको अवॉइड करें। हेल्दी डाइट लें। अगर किसी को है मंकी पॉक्स तो उसको आइसोलेशन प्रिकॉशन दें, ये इन्फेक्शन कंट्रोल का एक मेजर पार्ट है। आइसोलेशन प्रिकॉशन में आप उसको एक अलग रूम दे देते, अलग वॉशरूम दे देते, उसकी सारी चीजें अलग हो जाती है, आप उसको शेयर नहीं करते, टच नहीं करते। और हैंड हाइजीन का यूज करना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन जो उठता है कि क्या इस ड्रग की, इस मेडिसिन की, इस वायरस की कोई वैक्सीन अवेलेबल है? तो अभी फिलहाल मंकी पॉक्स की कोई स्पेशलाइज्ड वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ये जरूर देखा गया है कि जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी है वो मंकी पॉक्स में काफी हद तक असरदार है, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के वायरस है। तो इस वजह से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन आपको मंकी पॉक्स में भी प्रोटेक्शन देगी, 100% देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट देगी, ये बात कंफर्म। एक चीज का बहुत खास ध्यान रखें, अगर किसी को ये वायरस है तो वो किस हद तक तकलीफ से गुजर रहा है, जरा इसको इमेजिन करो। उसके पूरे मुंह के अंदर छाले बने हुए हैं जिसके अंदर पानी भरा है उसकी स्किन पे छाले बने हुए जिसमें पानी भरा है, देखने में बहुत ही गंदा लग रहा है, उसको खुद को गंदा लग रहा है कि वो किस तरह का लग रहा है। उसके जेनिटल एरियाज में, उसके बैक में, उसके हिप में, हर जगह पर इस तरह के ब्लिस्टर्स पड़े हुए हैं जिसमें पानी भरा हुआ। ना वो बेचारा बैठ पा रहा है, ना वो लेट पा रहा है, ना सो पा रहा है। हो सकता है अंदर तक छाले बन जाए जिसकी वजह से वो बात भी ना कर पा रहा हो, या हो सकता है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। अगर इस कंडीशन में कोई पर्सन है और आप उसके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते हो, किसी तरह की बदतमीजी करते हो, या किसी तरह से उसको अलग करने की कोशिश करते हो कि हमसे अलग हो जाए, यानी ऐसा मत करो।
उसको आपके सपोर्ट की जरूरत है, उसको आपकी हेल्प की जरूरत है। 1 महीने के बाद वो ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको। लेकिन 1 महीने के बाद आपके और उसके रिलेशंस कैसे होंगे, ये पूरी तरह से डिफाइन करेगा इस चीज पे कि आपने उस 1 महीने उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया। सो बी श्योर वो भी इंसान है। दिस इज नॉट अ डेडली वायरस, जिसमें डेथ रेट बहुत 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 मिनिमम है। किसी को पहले से कोई डिजीज चली आ रही हो, प्रॉब्लम चली आ रही हो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए, वो एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कंडीशन है। मंकी पॉक्स इज नॉट डेडली, कंटेजियस है, एक दूसरे में फैलता है, बट अगर आप प्रिकॉशंस रखेंगे तो वो भी नहीं होगा। सो बी अवेयर, बी सेफ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस वायरस एंड डू नॉट डिस्क्रिमिनेट विद द पेशेंट्स हु हैव दिस वायरस। ठीक है, I wish you good luck and I wish you very good health. If anybody has any questions regarding this, you are most welcome to question me on the comments, or you can just give me a phone call or give me a WhatsApp message and I will be replying to you as soon as possible. Thank you so much.